कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चींटी और एक विशाल व्हेल में क्या कॉमन हो सकता है? या फिर एक जेलीफिश और एक इंसान में? आज हम एनिमल किंगडम के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि साइंटिस्ट्स इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को एक सिस्टमैटिक खाके में कैसे फिट करते हैं। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों के बारे में हमें पता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा नंबर है। इतनी सारी वैरायटी को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि 10 लाख से ज्यादा प्रजातियों के साथ साइंटिस्ट आखिर इस विशाल एनिमल किंगडम को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? क्या कोई सीक्रेट कोड है जो इस मुश्किल पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है? जवाब है हाँ, और ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, इसका राज छिपा है कुछ फंडामेंटल बॉडी प्लान्स या कह लीजिए बेसिक ब्लूप्रिंट्स में। भले ही जानवर बाहर से कितने भी अलग दिखें, अंदर से उनके कुछ डिजाइन्स कॉमन होते हैं, और यही कॉमन डिजाइन्स क्लासिफिकेशन का आधार बनते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन के सबसे पहले क्राइटेरिया को समझते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी जानवर की कोशिकाएं यानी सेल्स कैसे जमी हुई हैं। क्या वे सिर्फ ईंटों के ढेर की तरह हैं या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग की तरह? ये स्लाइड हमें बताती है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे धीरे धीरे बढ़ी। सबसे सिंपल लेवल पर हमारे पास स्पंज जैसे जीव हैं जिनकी कोशिकाएं बस एक साथ जुड़ी होती हैं। फिर एक कदम आगे सीलेंट्रेटा में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि कैसे ऑर्गन्स और फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं जो जिंदगी की इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी को चलाते हैं। हमारा अगला ब्लूप्रिंट है सिमेट्री, यानी जानवर के शरीर का बेसिक डिजाइन या शेप। यह हमें बताता है कि किसी जानवर के बॉडी पार्ट्स एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास कैसे अरेंज्ड हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, सिमेट्री दो मेन तरह की होती है। लेफ्ट साइड में जेलीफिश को देखिए, ये रेडियल सिमेट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल एक पिज्जा की तरह। आप इसे किसी भी एंगल से बीच से काटें, आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे। ये उन जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है जो एक जगह रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी दिशा से आने वाले खाने या खतरे को महसूस कर सकते हैं। और राइट साइड में तितली बायलैटरल सिमेट्री दिखाती है, जहां सिर्फ एक ही लाइन से उसे दो मिरर इमेज में बांटा जा सकता है, जो मूवमेंट के लिए एक परफेक्ट डिजाइन है। हमारा तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट है सीलोम। आसान भाषा में कहें तो ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की खाली जगह है, यानी बॉडी कैविटी है। ये जगह बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और उन्हें काम करने की जगह मिलती है। तो इसी बॉडी कैविटी के आधार पर जानवरों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले हैं एसीलोमेट्स, जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। दूसरे हैं स्यूडोसीलोमेट्स, जिनमें एक नकली कैविटी होती है। और तीसरे हैं सीलोमेट्स, जिनमें एक असली बॉडी कैविटी होती है जो मेसोडर्म नाम की एक खास लेयर से घिरी होती है। ये अंदरूनी बनावट हमें जानवरों के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो अब जब हमने ये बेसिक ब्लूप्रिंट समझ लिए हैं, तो चलिए अपनी एवोल्यूशन की यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और सबसे बेसिक जानवरों के डिजाइन को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फाइलम पोरीफेरा, जिन्हें हम आमतौर पर स्पंज के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुराने मल्टी सेल्यूलर जानवर हैं और एनिमल किंगडम की बुनियाद में आते हैं। तो एक स्पंज में क्या खास बात होती है? सबसे पहली बात, ये जिंदगी के सबसे सिंपल लेवल पर है, सेल्यूलर लेवल। इनकी कोई फिक्स्ड सिमेट्री भी नहीं होती, लेकिन इनकी असली सुपर पावर है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। सोचिए, यही इनका मुंह है, पेट है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, सब कुछ एक में ही। चलिए अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और उन जानवरों को देखते हैं जिनकी बनावट थोड़ी और ऑर्गेनाइज्ड है। यह है फाइलम सीलेंटरेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। इसमें जेलीफिश और कॉरल्स जैसे जानवर आते हैं, और इनका नाम इन्हें एक बहुत ही खास चीज की वजह से मिला है। और ये स्लाइड उसी खास चीज को शानदार तरीके से दिखाती है। ये है एक नीडोब्लास्ट। समझिए कि ये एक छोटा सा स्प्रिंग वाला डार्ट है। ये सेल्स शिकार पकड़ने, खुद को बचाने और यहां तक कि कहीं टिके रहने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। वाकई ये नेचर के सबसे चालाक इन्वेंशंस में से एक हैं। तो सीलेंट्रेटा स्पंज से अलग कैसे हैं? इनमें ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू लेवल होता है, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जैसा हमने देखा, इनके पास वो स्पेशल डंक मारने वाली सेल्स होती हैं। जेलीफिश और कोरल्स इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। इस ग्रुप में हमें 2 मेन बॉडी डिजाइन देखने को मिलते हैं। एक है पॉलिप, जो एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, जैसे कि सी एनीमॉन, और दूसरा है मेड्यूसा,
जो एक तैरते हुए छाते जैसा होता है, जैसे कि जेलीफिश। कुछ प्रजातियां तो इतनी कमाल की होती हैं कि अपनी जिंदगी में इन दोनों रूपों के बीच बदलती रहती हैं। तो अब जब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, तो चलिए इन सभी ब्लूप्रिंट्स को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये हमें एनिमल किंगडम का पूरा नक्शा कैसे देता है। तो ये रहा एनिमल किंगडम का पूरा नक्शा। चलिए देखते हैं जो हमने सीखा वो यहाँ कैसे फिट होता है। सबसे ऊपर है किंगडम एनिमेलिया। फिर पहली ब्रांच देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल हमें सीधा पोरिफेरा यानी स्पंज तक ले जाता है। अगर हम टिश्यू/ऑर्गन लेवल वाले रास्ते पर जाते हैं तो अगला मोड़ आता है सिमेट्री पर। रेडियल सिमेट्री हमें सीलेंटेरेटा की तरफ ले जाती है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि कैसे कुछ सिंपल नियमों से जिंदगी में इतनी सारी वैरायटी पैदा हो जाती है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन सिर्फ बॉक्सेस और नामों की लिस्ट नहीं है। ये असल में जिंदगी के सफर का एक नक्शा है जो दिखाता है कि कैसे सिंपल शुरुआत से धीरे धीरे इतने कॉम्प्लेक्स और तरह तरह के जीव बने। और ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। ये नक्शा हमारी आज की समझ को दिखाता है, पर सोचिए, जब हम समंदर की गहराइयों में या किसी अनजान जंगल में नई प्रजातियां खोजेंगे, तब क्या होगा? कौन सी नई खोजें हमें जिंदगी के इस नक्शे को फिर से बनाने पर मजबूर कर सकती हैं? इसका जवाब तो भविष्य के खोजकर्ता ही देंगे। देखने के लिए शुक्रिया।